नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ। अधिवक्ता महोदय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एलएलबी ऑनर्स एलएलबी 3 इयर्स के एग्ज़ाम्स लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स। हम लोग लगातार वीडियोस में अपने बात कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि आपकी कुछ मदद हो सके। संभव है कि कुछ बार सवाल के जो रूप में, उसकी संरचना में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैं बार बार इस चीज़ को लेकर के कहता हूँ कि जो आपका टॉपिक हो, मुझसे बस इतनी अपेक्षा रखिए कि मैं कोई आपको टॉपिक बता दूँ, और ख़ास स्पेसिफिक होकर के मैं सवाल बताने में थोड़ा सा परहेज भी करता हूँ, गुरेज करता हूँ कि टॉपिक बताना ज़्यादा ठीक इसलिए भी रहता है क्योंकि आप उस टॉपिक को जब तैयार करते हैं तो उस टॉपिक पर चाहे जैसा भी सवाल पूछा जाए, आप उस टॉपिक को कर ले जाते हैं। आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलएलबी 3 इयर्स के सेकेंड ईयर के जो सेकंड पेपर के बारे में, जो कि है लेबर लॉज का। लेबर लॉज का आपका पेपर है, 4 यूनिट है उसमें, और इंडस्ट्रियल रिलेशन से और लेबर लॉज से सोशल वेलफेयर को लेकर के, सोशल सिक्योरिटीज़ को लेकर के, लेबर लॉज की तरफ भी सरकारों ने ध्यान दिया। और 1926 में ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, जिसको बोलते हैं व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के माध्यम से प्रयास किया कि मजदूर जो लेबर क्लास है, जो उनका भी एक संगठन हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो एक सूक्ति है कि एकता में बल है। तो जब लोग संगठित रहेंगे तो वो कम से कम अपनी मांग, अपनी जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको बेहतर ढंग से और अच्छे प्लेटफॉर्म पे रख सकेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का निर्माण किया गया था। उसके बाद जब हम ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद चूँकि अब सिलेबस पूरा बदल दिया गया है, और आपके पास जो आज की डेट में जो नया आपका एक्ट आया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, द कोड ऑन वेजेस 2019 का, जिसमें पहले यही चीज़ ट्रेड यूनियंस एक्ट हुआ करती थी, मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ करती थी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हुआ करती थी। लेकिन अभी चूँकि सारी चीज़ें बदल दी गई, हाल में बदली गई, और मुझे लगता है शायद आपका पहला बैच होगा जिसने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और ट्रेड यूनियंस एक्ट, ये 3 चीज़ें पढ़नी होती थी पहले, जो कि अब खत्म कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। अब ये कोड ऑन वेजेस है 2019 का, और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का है। हम लोग एक एक करके सवालों की अगर बात कर लें तो आपको एक सवाल इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड मिल जाता है कि जो लेबर वेलफेयर के लिए जो लेबर प्रॉब्लम थी और जो लेबर पॉलिसी इंडिया में थी, वो कैसे डेवलप हुई। तो उसमें आप शुरू करिएगा कि कहाँ से लेबर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, और लेबर प्रॉब्लम शुरू होने के साथ साथ कैसे उनको सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, अपने सिक्योर रहने की बात करते हैं नागरिक होने के नाते, तो वैसे ही लेबर्स के मन में भी एक इस चीज़ का भाव रहना चाहिए कि उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कोई एक्ट है, कोई व्यवस्था है। तो एक जो मैं कहूँ तो इंट्रोडक्टरी टाइप का एक सवाल ऐसा आना है, पहला आपका। दूसरे का सवाल की बात करें तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड आता है कि जो ट्रेड यूनियन है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन के लिए जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो कैसे होगी, ट्रेड यूनियन के पास क्या इम्यूनिटीज़ हैं, क्या ट्रेड यूनियन के खिलाफ सिविल में मुकदमा हो सकता है कि नहीं, वो उनका कौन सा ऐसा एक्ट है जो एक सामान्य व्यक्ति करे तो उसके खिलाफ मुकदमा बनेगा, लेकिन ट्रेड यूनियन कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनेगा। एक सवाल आपका ट्रेड यूनियन के इस प्रकार से परिचयात्मक। तो एक सवाल आपका लेबर रिफॉर्म, लेबर वेलफेयर, लेबर पॉलिसी, इन सब चीज़ों से फिलोसफी टाइप का, लेबर लॉ की फिलोसफी टाइप का। और दूसरा सवाल आपके ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन, उसके रजिस्ट्रीकरण से रिलेटेड। उसके बाद जब हम अगली यूनिट में बढ़ते हैं तो आपके लिए आप स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे स्ट्राइक से कभी कभी स्ट्राइक में लॉकआउट में अंतर पूछा गया, या ए बी करके स्ट्राइक लॉकआउट पूछा गया, तो प्रयास करिए कि स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एक अलग टॉपिक है, छटनी, कि आप कब किसी लेबर की छटनी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय बहुत मंदी चल रही थी तो एयरलाइंस और कई सारे बड़े सेक्टर से काफ़ी सारे लोग निकाले जा रहे थे। तो आप किसी को ऐसे ही रिट्रेंच नहीं कर सकते, आप किसी को बिना कारण बताए फायर नहीं कर सकते। वो आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा, हायर एंड फायर रूल। तो यहाँ पर जो लेबर लॉज हैं, जो ट्रेड यूनियंस बनने के बाद की स्थिति है कि आप किसी को सीधे फायर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ वाला जो पोर्शन है उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम जब अगर आगे देखें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, उन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को उसके निवारण के लिए क्या व्यवस्था है। क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मामले सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में लड़े जाते हैं, या वहाँ पर कोई ऐसा इंस्पेक्टर या कोई अधिकारी, कोई सक्षम प्राधिकारी है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का
जो उसका निवारण है कैसे होगा, उसको लेकर के एक सवाल आपका स्ट्राइक लॉकआउट इन सब चीज़ों से, एक सवाल आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए मैकेनिज्म है उससे, एक सवाल आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर पॉलिसी इन इस वाले टॉपिक से, और आपका एक सवाल ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद अगर हम आगे देखें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट मुझे पुरानी चीज़ें याद हैं इसलिए मैं ऐसे कह देता हूँ, लेकिन 15 से 25 सेक्शन 15 से 25 तक पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में है कि कैसे वेजेस का निर्धारण होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से 20 घंटे काम कराओ दिन में और आप उसको 2 रुपया दे दो, 20 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो। तो एक मिनिमम वेज कैसे तय किया जाएगा, कैसे उसका निर्धारण होगा, डिटर्मिनेशन कैसे होगा, वो 15 से लेकर के 25 तक आपके लिए एक जरूरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस वाली बात है। पेमेंट ऑफ बोनस में 26 से 41 सेक्शन 26 से 41 तक बोनस की व्यवस्था है। एक तो हो गया मिनिमम वेज कि आपको इतना मिलना ही मिलना है। सामान्य तौर पर अगर हम निर्धारण की बात करें तो जो मनरेगा की एक दिहाड़ी होती थी हुआ करती है, उससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि इतना तो कम से कम होगा ही, जितना नरेगा में है मनरेगा में है उतना तो कम से कम मिनिमम वेज होगा ही होगा। उसके ऊपर आपको मिलता है, उसके नीचे आपको नहीं मिलना चाहिए। तो अब दूसरी बात बोनस की हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो वेजेस मिल गए आपके श्रम से। अगर आपकी फैक्ट्री, अगर आपका फर्म, अगर आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो जगह ज़्यादा पैसा बना रही है तो आपको लाभांश मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। बोनस मिलने की जो व्यवस्था है वहाँ से भी एक सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटेड सेक्शन 51 में है, तो इंस्पेक्टर को कायदे से पढ़ लीजिएगा। जो निरीक्षक जिसको बोलते हैं, निरीक्षक की शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके पावर फंक्शन को कायदे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर का जो जुरिस्डिक्शन है, कैसे ये माना जाएगा कि ये मसला इंस्पेक्टर के पास जाना चाहिए, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। इंस्पेक्टर की पावर, इंस्पेक्टर की जो उसके फंक्शंस हैं वो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए। उसके बाद जो यहाँ पे ऑफेंसेस और ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेने की पावर और जो पेनल्टीज़ लगाने की पावर है वो भी इंस्पेक्टर जब आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ में पढ़ लीजिए। मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा दूँ कि इस सिलेबस पर पेपर पहली बार हो रहा है, तो पुराने पेपर से ऐसा कुछ आइडिया लगाना या कहीं से कुछ जानकारी जुटाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये एक्ट भी नया है और इस एक्ट पर अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा भी नहीं हुई है। खैर वो अलग की बात है, लेकिन आप इतने टॉपिक्स को पढ़ करके कायदे से जाइए। ट्रेड यूनियन जब भी पढ़िए तो ट्रेड यूनियन की जो हिस्ट्री है और जो लेबर की ये समस्या है, पहले फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हुआ करता था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आपको पता चलता था कि अगर एक इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, पहले तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन बताई जाती थी, फिर उसमें था कि इंडस्ट्री के विदिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो चीज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। और अगर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नाउन उसको मिल चुका है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहीं बाहर जाने के बजाय यही इंस्पेक्टर के यहाँ पर जो वहाँ की कंसर्न अथॉरिटी थी वहीं पर उसका निस्तारण किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर से अगर दोहरा दूँ, चूँकि बहुत सारी बातें मैंने कह दी, आपको लगेगा कि सीधे सवाल नहीं बताए। तो पहला सवाल लेबर पॉलिसी इन इंडिया, लेबर प्रॉब्लम से रिलेटेड। दूसरा सवाल ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तीसरा सवाल स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट वाली लाइन से। चौथा सवाल जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए उसके रेजोल्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म है उससे। पांचवां सवाल पेमेंट ऑफ वेजेस से। छठा सवाल पेमेंट ऑफ बोनस से। सातवां सवाल इंस्पेक्टर के फैसिलिटेटर से और उसकी पावर फंक्शन, उसकी पावर्स से। और साथ ही साथ अभी मैंने सिलेबस देखा 28 से 39 में स्टैंडिंग ऑर्डर है। पहले इसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हुआ करता था, अभी आज की डेट में वो इंडस्ट्रियल ऑर्डर वाली बात, एक्ट वाली बात खत्म कर दी गई है। तो जो इंडस्ट्रियल ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर है, उस सवाल को भी देख लीजिएगा। मेरे ये 8 सवाल हुए और मैं इसमें से और कोई टॉपिक बता करके आपका बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतनी चीज़ जरूर कहूँगा कि जो भी पढ़िएगा उसको बहुत, मैं जैसा बार बार मैंने कहा है कि उस टॉपिक को कायदे से पढ़िएगा। खास मैंने इंस्पेक्टर कह दिया, आप इंस्पेक्टर की 2 लाइन की डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं तो आपका नुकसान है। जिस समय आप इंस्पेक्टर पढ़ रहे हैं उस समय आपको इंस्पेक्टर की डेफिनेशन, उसका जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो भी पढ़ना है, उसके लिए जो डिसाइडेड जुरिस्डिक्शन है वो भी पढ़ना है, उसके पास क्या पावर्स है, उसके पास उसका फंक्शन क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, टुवर्ड्स होम है ड्यूटी। ये सारी की सारी चीज़ें आप इंस्पेक्टर में पढ़ करके आइए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो लेबर लॉ की परीक्षा में कल प्रतिभाग करने जा रहे हैं। और वीडियो देर से आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अभी ड्यूटी करके तुरंत आया हूँ, मेरे पास पेपर भी हैं जिनके एग्ज़ाम थे। तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि कोड ऑन वेजेस 2019 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 किताबें इस पर अभी बहुत बेहतर आ नहीं पाई हैं। पहले एस एन मिश्रा साहब की किताब थी, उसमें सारे के सारे कंपाइलेशन था, लेकिन अभी चूंकि किताबें आ नहीं पाई हैं तो प्रयास करिए कि नेट से या जो भी आपका सोर्स हो वहाँ से पढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके नए विषय पर जो भी आवश्यक सूचना होगी मैं लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।